अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, ठीक है। आगे वाले लेक्चर को देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉक्सेस की डायमेंशंस को देखा था, और अब अगला हम देखते हैं कि आगे क्या करना है हमने। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो एक बेस्ट सप्लायर चूज किया हुआ होगा, जैसा कि हमने पीछे देखा है कि सैम्पलिंग आपने करा ली, सारा कुछ करा लिया, कंसोलिडेशन कंपनी भी हमने पढ़ लिया, बॉक्सेस इंफॉर्मेशन भी हमने पढ़ ली। अब उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीमेंट विद द वन बेस्ट सप्लायर। अब जिस सप्लायर की प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपके पास 3 सप्लायर्स के सैंपल्स हैं और आपके पास या आपके क्लाइंट के पास कंपैटिटर का भी सैंपल है, तो आपने देखना है कि भाई सबसे बेस्ट कौन सा है। तो उसके साथ आपने एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट में हमने क्या क्या लिखना है, मोटी मोटी बातें मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा मैं सैंपल भी एक दे दूंगा, आप लोग ना डाउनलोड कर सकते हैं। आपने वहां पे मेंशन करनी है कि टोटल डीडीपी या फिर एक्सर प्राइस कितनी होगी जो भी आपकी डील हुई है उसके साथ। इसके अलावा टोटल इन्वेंट्री आप कितनी बनवा रहे हैं, मतलब इन्वेंट्री कहा जाता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कितनी है, 300 है, 400 यूनिट है, 500 है, 700, और टोटल अमाउंट कितनी आपकी लगने जा रही है उसके ऊपर। इसके अलावा जो आपका लीड टाइम होता है वो भी मेंशन करना है आपने एग्रीमेंट के अंदर। मेन वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना टाइम लेगा और शिपिंग में कितना टाइम लेगा टोटल। इसके अलावा ये भी आपने अपने एग्रीमेंट में लिखना होता है कि भाई अगले 6 महीनों के लिए या फिर साल के लिए आप प्राइस नहीं बढ़ाओगे। सम टाइम ये होता है कि भाई आपने एक दफा ले ली प्रोडक्ट, वो आपकी अच्छी सेल हो गई, जब दोबारा आप ऑर्डर करने आते हैं तो सप्लायर ने प्राइस बढ़ाई होती है। तो इसलिए आप पहले से ही एग्रीमेंट में लिखवा लें कि अगले 6 या 8 महीनों के लिए आप प्राइस नहीं बढ़ाओगे। उसके बाद है, आपने ये भी एग्रीमेंट के अंदर लिखना है कि भाई अगर इंस्पेक्शन की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है या उसमें कोई वो मसले फाइंड आउट करते हैं, तो फिर इंस्पेक्शन क्या होती है आगे हम देखेंगे। तो फिर वो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन इश्यूज को रिजॉल्व करे, या जो भी कोई डैमेज पीसेस हैं या कोई भी मसला है वो सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होगा। जी आपने एग्रीमेंट के अंदर लिखना है। और इसके अलावा ये भी मेंशन करना है कि भाई इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कास्ट नहीं होगी किसी भी चीज़ के लिए। मीन सम टाइम वो आपको तंग कर सकता है कि भाई मैं आप इसको पैक कर रहा हूँ, इसके ऊपर लेबल लगा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं 50 100 डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो वो आपने पहले से डील डन कर ली कि भाई इससे 1 रुपया भी आगे नहीं बढ़ाओगे। इसके अलावा आपके माइंड में भी कोई पॉइंट आता है ड्यूरिंग सोर्सिंग प्रोसेस, सो यू कैन इजीली ऐड इट इनटू द एग्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट इज प्लेस द ऑर्डर। अब जब आपका एग्रीमेंट हो जाए, एग्रीमेंट करने का तरीका ये है कि आपने उसको वो एक एग्रीमेंट का टेम्पलेट बना के भेजना है, तो वो उसके ऊपर अपनी स्टैम्प वगैरह लगा के आपको पिक्चरें वगैरह चीजें सेंड कर देगा। वैसे वो अगर कोई इशू कर दे तो उनको कोई खास अब कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि साइकोलॉजिकली या एक फॉर्मेलिटी आपकी हो जाती है। और अगर आप ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू जा रहे हैं तो आप अली बाबा को दिखा सकते हैं, अली बाबा की सपोर्ट टीम है उनको दिखा सकते हैं कि अगर कोई मसला होता है एंड पे। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेस द ऑर्डर। उसके बाद आपने सप्लायर से कहना है कि भाई चलो पेमेंट लिंक सेंड करो मुझे और इनवाइस भी सेंड करो। तो वो आपको पेमेंट लिंक और इनवाइस सेंड करेगा उसी ईमेल के ऊपर जो आपने पहले उसको दी है सैम्पलिंग के दौरान, या अगर न्यू ईमेल पे कराना चाहते हैं तो वो उसको दे दें। तो 30% एडवांस आपने, मतलब आपका क्लाइंट उसको दे देगा, और 70% आफ्टर इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगा। अब शायद कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगी इंस्पेक्शन क्या होती है। इंस्पेक्शन ऐसा प्रोसेस होता है कि जब हमारी इन्वेंट्री बन जाती है तो एक थर्ड पार्टी हमारे बिहाफ पे जाती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते हैं कि भाई कैसी क्वालिटी बनाएगी, और फिर हमें एक डिटेल रिपोर्ट देते हैं जिसके अंदर इमेजेस भी होते हैं, वीडियोस भी होती हैं, मेजरमेंट्स भी होती हैं, और सारा बताते हैं कि भाई क्या फाइंडिंग्स है उनकी। तो 70% जब वो रिपोर्ट आ जाए फिर देना होता है। अगर वो ओके की रिपोर्ट हो फिर आपने उसको 70% दे देना होता है, फिर वो आपकी प्रोडक्ट की शिपिंग करता है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑलवेज पे थ्रू ट्रेड इंश्योरेंस और पेपाल। ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू पे करें या फिर पेपाल के थ्रू पे करें, डायरेक्ट बैंक वगैरह में ट्रांसफर ना करें, उससे मसाइल हो सकते हैं। ट्रेड इंश्योरेंस में अलीबाबा थर्ड पार्टी के तौर पे काम करता है, और पेपाल के केस में ये होता है कि पेपाल पेमेंट को होल्ड रखता है नेक्स्ट 20 to 30 डेज के लिए। तो अगर कोई इशू काज करता है आपका सप्लायर तो आप पेमेंट वापस ले सकते हैं। उसके बाद 30% से ज्यादा कभी ना दें। ये आपको कहेंगे कि भाई ज्यादा पैसे दे दो हम जल्दी बना के देते हैं, स्टार्ट में कभी ना दें। हाँ, जब आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाए तो आप 50% तक जा सकते हैं, आपको पता होगा ये सप्लायर ठीक है। इसके बाद ये है कि सप्लायर के ऊपर अंधाधुंध एतबार नहीं करना, अपनी आंखें खुली रखनी है और हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करते जाना है।
सोर्सिंग में वो एक असूल बयान करते हैं कि कभी भी कोई चीज अज्यूम नहीं करनी कि भाई ये चीज तो होगी, कॉमन सी बात है। हमेशा हर बात डिस्कस करनी है सप्लायर के साथ। अच्छा जी, उसके बाद ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री। अब जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब वो 20 से 25 दिन या समटाइम 30 डेज भी ले जाते हैं, आपके पास टाइम होगा। इसके जो पहले 10-12 दिन है उसके अंदर ना आपने ट्रेडमार्क फाइल करनी है और ब्रांड रजिस्ट्री करानी है, अगर आपका क्लाइंट कराना चाहता है ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क। अगर नहीं कराना चाहता तो इसके बगैर भी जा सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर बहुत सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे सेलर सेंट्रल में। और इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट भी अमेजोन के ऊपर सेफ नहीं होगी। तो बेस्ट ये है कि आप लोग ट्रेडमार्क और ब्रांड ब्रांड रजिस्ट्री करवाएं अपने क्लाइंट से। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि आईपी एक्सेलरेटर प्रोग्राम है अमेजोन का, ipaccelerator.com। वहां से जाके अटॉर्नीज मिल जाते हैं, वो आपकी ट्रेडमार्क फाइल कर देते हैं और ब्रांड रजिस्ट्री भी हो जाती है आपकी महीने के अंदर ही। और कुछ लोकल अटॉर्नीज भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि ये काम करके देते हैं। तो ये आपने लाजमी कराना है। और ये लोकल्स हैं, अगर इनकी कोई इन्फॉर्मेशन या नंबर वगैरह आपको कभी चाहिए हो प्रोजेक्ट करते हुए, तो वो आप ले सकते हैं। ये सारा काम करा के देते हैं। ये लीगल काम होते हैं, तो आपको इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सीख ले प्रॉपरली फिर आप कर सकते हैं अपने क्लाइंट की खुद ही। हम नहीं करते, हम लोग ये आउटसोर्स करते हैं। तो खैर, अब इसके ऊपर जो तकरीबन जो एक्सपेंसेस आपको जो खर्चा आ जाता है ना, वो होता है तकरीबन क्लाइंट का ही होता है। तकरीबन वो 800 से $1000 के करीब हो जाता है खर्चा। और अगर आईपी एक्सेलरेटर के थ्रू जाते हैं तो वो समटाइम $1500 भी ले लेते हैं। तो ऑन एवरेज उसको 800 से $1000 माइंड में रखना पड़ता है ट्रेड मार्क और ब्रांड रजिस्ट्री के लिए। तो ये हो गया। कुछ लोग हैं जो 700 में भी करके देते हैं, लेकिन नॉर्मली 800 से 1000 के दरमियान ही चलता है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हो, आपको फायदा देगी आगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि बेनिफिट्स क्या है ब्रांड रजिस्ट्री के। इससे ये है कि आप अपने लिस्टिंग के ऊपर ईबीसी लगा सकते हैं, वीडियो सकते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स चला सकते हैं पीपीसी के थ्रू, स्पॉन्सर ब्रांड एड्स चला सकते हैं। इसके अलावा रिव्यूज के लिए वाइन प्रोग्राम होता है अमेजोन का, उसमें आप एनरोल हो सकते हैं और आपको ब्रांड डैशबोर्ड मिल जाता है। ये बड़े काम के बेनिफिट्स हैं, ये जो जहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप के पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो फिर ये बेनिफिट्स आप नहीं यूज कर सकेंगे। तो बेस्ट यही है कि ये जो आपको 15-20 दिन मिलते हैं, इस दौरान आप ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क करवा लें। उसके बाद है लेबल्स। अब आप ब्रांड रजिस्ट्री कराएं या ना कराएं, आप लोगों ने डमी लिस्ट क्रिएट की हुई होगी, उसका तरीका मैंने पहले बता दिया है। तो डमी लिस्ट जब आपकी बनी हुई होगी तो आपने लेबल्स जनरेट करके उसको देने हैं, सप्लायर को देने हैं, और वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगाएगा। इसमें जो हमें डिफरेंट बार कोड चाहिए होते हैं उनकी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया है। एक यूपीसी और ईएन चाहिए होता है, जो पहले भी मैंने बताया है, डमी लिस्टिंग के अंदर आपको चाहिए होता है। तो ये GS1 की वेबसाइट से जाके आप या आपका क्लाइंट खरीद सकता है। यूपीसी मोस्टली यूएसए के लिए होता है और यूरोप के लिए ईएन होता है। ये नीचे लिंक भी दिया है मैंने GS1.com का। ये हर कंट्री के लिए अलग होती है, तो आप अपने जिस भी मार्केट में काम कर रहे हैं उसकी उधर की वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसके बाद है FNSKU। FNSKU जो लेबल्स होते हैं ये यूज होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर ये लगते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर जो रैपर हम चढ़ाते हैं या कोई भी जो हम पैकिंग यूज कर रहे होते हैं उसके ऊपर ये लगते हैं FNSKU। इनको कहा जाता है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसकी जो फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये सेलर सेंटर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि भाई FNSKU कैसे डाउनलोड करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद है प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट पैकेजिंग along विद द ब्रांड लोगो। अच्छा, ये जब आपने FNSKU प्रिंट करना है उसके साथ आपका ब्रांड लोगो भी होना चाहिए। और अगर आप OPP बैग, ये जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, अगर ये यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अमेजोन ने एक वार्निंग दी हुई है 3-4 लाइनों की, वो भी साथ होनी चाहिए। वो पूरी आपने प्रिंट करनी है। यूं नहीं है कि आपने खाली FNSKU डाउनलोड किया और वो प्रिंट करवा दिया, उसके साथ आपने ये दो चीजें लाजमी, ये एक ब्रांड का लोगो और इसके अलावा अगर OPP बैग है, अगर कोई बॉक्स है फिर तो जरूरत नहीं है इसकी वार्निंग की। और अगर आप प्लास्टिक का कोई बैग यूज कर लें तो उसके लिए एक सफोकेशन के लिए वार्निंग होती है। तो वो लाजमी प्रिंट होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर, अदरवाइज वो इशू करेगी। और इसके अलावा आपके प्रोडक्ट के ऊपर मेड मेड इन चाइना भी लिखा हुआ होना चाहिए।
तो हम ये जो FNSKU डाउनलोड करते हैं तो फिर इसकी एडिटिंग कर लेते हैं। इसके साथ हम ये 4-5 पॉइंट सारे लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब ये प्रिंट होता है तो FNSKU भी होता है उसके साथ। अगर OPP बैग पे है तो फिर वार्निंग भी ऐड होती है। इसके अलावा मेड इन चाइना भी लिखा होता है और ब्रांड लोगो भी होता है। ये 3 चीजें होती हैं। अब ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो FNSKU है ये आपकी प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर लगेगा। सम टाइम मजबूरी में स्टिकर यूज किया जाता है, अदरवाइज जो बेस्ट रिकमेंडेड है वो है कि प्रिंटेड होना चाहिए ये आपका FNSKU। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्स लेबल। बॉक्स लेबल्स आप जनरेट करते हैं सेलर सेंट्रल से ही, और जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है तो जो आपका सप्लायर होता है वो आपको डिटेल प्रोवाइड करता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी डायमेंशंस, उसके जो मास्टर कार्टन हैं उनकी डायमेंशंस और वेट वगैरह सारी डिटेल्स भेजता है। तो वो आप अमेजोन में जाके उसके बॉक्स लेबल या फिर शिपिंग लेबल जनरेट करते हैं और फिर वो सप्लायर को भेज देते हैं। ये भी सप्लायर को भेजते हैं FNSKU, और बॉक्स लेबल भी सप्लायर को भेजते हैं। तो ये जो मास्टर कार्टन होता है उसके ऊपर लगते हैं ये शिपिंग लेबल। सपोज आपके 5 मास्टर कार्टन है और हर मास्टर के अंदर कार्टन के अंदर आपके 50-50 यूनिट हैं, टोटल 250 आपकी इन्वेंट्री हो गई, और 5 आपके लेबल जनरेट होंगे जो कि हर मास्टर कार्टन के ऊपर लगेंगे। इसके लिए भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा FNSKU और शिपिंग प्लान बनाने के लिए या शिपिंग लेबल जनरेट करने के लिए। इन दोनों के लिए एक वीडियो है प्रैक्टिकल की, तो उससे आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि ये बनते कैसे हैं। ये एक एग्जांपल है, ये वाली जो एग्जांपल है ये शिपिंग लेबल की है या बॉक्स लेबल की है, और ये FNSKU की एग्जांपल है। चलिए इस लेक्चर के लिए इतना काफी है, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।